अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता, एपिसोड 35। प्लीज़ लाइक द वीडियो, थैंक यू। सोनिया उसी इमारत के बड़े हॉल में पहुंच गई जहां वो रेड पावर तंजीम के अहम अफराद से मुतासिर हुई थी, और वहीं उसने इस तंजीम के एक ख़तरनाक कोबरा मैन को अंधा बना दिया था। वहाँ फिर वही तमाम अफराद नजर आ रहे थे। सोनिया जोसेफ से कह रही थी, मेरा बेटा मुझे बहुत याद आ रहा है। जब तक वो याद आता रहेगा मैं मास्क मैन से अच्छी तरह बातें नहीं कर सकूंगी। तुम चिंपैंजी को फौरन यहाँ बुलाओ। जोसेफ परेशान हो गया क्योंकि सोनिया मुकर्रर वक्त के मुताबिक मास्क मैन से मुलाकात नहीं कर रही थी, मगर वो मादाम सोनिया की हुक्म अदूली नहीं कर सकता। वो टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाने के बाद उस रिहायशगाह के नंबर डायल करने लगा जहाँ सोनिया के साथ चिंपैंजी वगैरह रहते थे। मैंने कहा, हेलो सोनिया, मैं आ गया हूँ। ओह फरहाद, तुम खैरियत से तो हो? तुम्हारी अदम मौजूदगी से मैं घबरा रही थी कि पता नहीं तुम किन मुसाइब से गुजर रहे हो। मैंने कहा, मेरी जान, मैं खैरियत से हूँ, मगर मुझे और आध घंटा चाहिए। क्या तुम उस वक्त तक मास्क मैन को टाल सकती हो? टालने की क्या ज़रूरत है? मैं तो तुम्हारी खैरियत मालूम करने के लिए परेशान थी। यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा। मास्क मैन से मिलने को जी नहीं चाहता, इसलिए मैंने चिंपैंजी को बुलाने का बहाना किया। अब तुम बखैरियत हो तो कोई बात नहीं, मैं तन्हा मास्क मैन से बातें कर सकती हूँ, मगर तुम आध घंटा तक कहाँ मसरूफ़ होगे? मैं उसके सामने रोमाना और मेयुन का जिक्र नहीं करना चाहता था, इसलिए झूठ कहना पड़ा। सोनिया, यहाँ एक शख्स को मेरी टेलीपैथी की सलाहियतों का इल्म हो गया है, इसलिए उसे हमेशा के लिए खामोश करने वाला हूँ। अच्छी बात है, तुम उसे खामोश करो। यहाँ मैं बोल रही हूँ, खुदा हाफिज। सोनिया से रुखसत होते ही मैंने रोमाना के दिमाग में झांक कर देखा। वो मुझे हासिल करने के तस्वुर में खोई हुई थी। कैबिन में उकाब नहीं था। मैंने उसकी सोच में पूछा, पप्पा अब क्या कर रहे होंगे? हाँ, वो सोचने लगी, अगर फरीद और मेयून एक कैबिन में है तो पप्पा को अब तक वापस आ जाना चाहिए, मगर वो नहीं आए। इसका मतलब है कि वो मेयून से तन्हाई में बातें कर रही हैं। फिर वो चाय का ऑर्डर देंगे। पप्पा से गलती नहीं होनी चाहिए, वो बूढ़े तो जुर्बाकार हैं। बड़ी होशियारी से मेयून की प्याली में ख्वाब आवर दवा मिला देंगे। मैं कैबिन से निकलकर उसके पास जाने लगा। सीधा सा अमल यह होता कि जब चाय की प्यालियां सामने रखी जाती और वो मेयून की तवज्जो दूसरी तरफ हटाकर उसकी प्याली में दवा मिलाता, तो दिमागी करामात के ज़ेरे असर वो खुद अपनी प्याली में उस दवा को हल कर देता। लेकिन इस तरह उकाब और सारा ये सोचने पर मजबूर हो जाते कि अब उनकी खुफिया साजिश का इल्म मेयून को कैसे हो गया। वह नशीली चाय उकाब ने कैसे पी ली। फिर यह कि रोमाना मुआफ़ी मांगने मेरे पास आने वाली थी, उसे भी रोकना ज़रूरी था। मैं मेयून के कैबिन में पहुंच गया। मुझे देखते उकाब का परेशान होना लाजमी था, लेकिन मेयून खुशी से उठकर बोली, आओ फरहाद, मैं मिस्टर ब्रांडो से बातें कर रही थी, मगर मेरा ध्यान तुम्हारी ही तरफ था। मैंने अपना सर थामकर परेशानी से कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने सोचा था कि तुम अकेली होगी तो रहने दो, मैं यूं ही सोने की कोशिश करूंगा। वह जल्दी से करीब आकर मेरा हाथ थामकर बोली, मैं तुम्हारा सर इतनी अच्छी तरह दबाऊंगी कि नींद आ जाएगी। मैं उसे एक बाजू के घेरे में ले जाने लगा। उकाब ने उठकर कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, चाय आ रही है, बेटी चाय पी कर जाना। मिस्टर ब्रांडो, मैं बाद में पी लूंगी। शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं। वो मेरे साथ कैबिन में आ गई। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद बिस्तर पर लेटते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाजुक से हाथों को तकलीफ पहुंचाने के लिए तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। वो मेरे पास बिस्तर के सिरे पर बैठकर बोली, ऐसा ना कहो, मैं तो तुम्हारी खिदमत करने के लिए ही तुम्हारे नाम लिखी गई हूँ। अब तुम आंखें बंद कर लो, मैं सर दाब रही हूँ। मैंने पहले उकाब की सोच पड़ी। वो गुस्सा में झुंझला रहा था। मैं उसके दिमाग में बैठ गया। मैंने कहा, पुड़िया। उसने जेब से पुड़िया निकाली। मैंने कहा, मुझे ये नाकामी भूलकर थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। उसकी सोच ने कहा, नहीं, आज की रात अहम है, मुझे सोना नहीं चाहिए। अभी मैं एक पैग पीकर सारा के पास जाऊंगा और एक नई तदबीर पर उसे अमल करने के लिए कहूंगा। मैंने उसकी शऊरी सोच में झिल्ला कर कहा, लानत है इस पुड़िया पर, मुझे इससे फेंक देना। उसने झिल्लाकर उसे दूर फेंक दिया, फिर जाम उठाकर पीने लगा। वो सिर्फ एक जाम पीना चाहता था। मैंने उसे दूसरा जाम पिलाया, फिर कहा, ताज्जुब है, कुछ पता नहीं चलता, दरअसल गुस्से में शराब का नशा पानी हो जाता है। मुझे बोतल उठाकर। उसने बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। उसे सुलाने के लिए इतना काफ़ी था। मैं उसके दिमाग से निकल आया। अब मैं आंखें खोलकर घड़ी में वक्त नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं उनके सामने सो जाने की एक्टिंग कर रहा था। मैंने उसके दिमाग में पूछा, पता नहीं क्या वक्त हुआ है, मैं फरीद की घड़ी में देखूंगी। उसने ज़रा झुककर मेरी रिस्ट वॉच देखी। मुझे मालूम हो गया आधे घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। मैंने फ़ौरन ही सोनिया की तरफ छलांग लगाई। वो उस कमरे में पहुंच चुकी थी जहां वो कंप्यूटर मशीन रखी हुई थी और जिसे सब मास्क मैन कहते थे। कंप्यूटर के सामने एक बड़ी गोल मेज़ के अतराफ रेड पावर के अहम अफराद बैठे हुए थे। सोनिया कंप्यूटर के सामने बैठी हुई कह रही थी। फिर मैं इस बर्फानी इलाका के मोटर गिराज के पास पहुंची। वहां शैला नामी लड़की मुझसे बड़ी मोहब्बत से पेश आई, मुझे आराम से सो जाने का मौका दिया, मगर आंख खुलते ही दुश्मनों ने हमें घेर लिया। इसके बाद जिस तैयारे में हमारा सफ़र शुरू हुआ उसका हाल आप जानते हैं। इस तैयारे ने मुझे आपके पास पहुंचा दिया। बस यही मेरी दास्तान है। सोनिया की रिपोर्ट खत्म होती ही कंप्यूटर का एक छोटा बल्ब रोशन हुआ, फिर उसके दोनों स्पूल घूमने लगे। इसके साथ ही कंप्यूटर के मुंह से सफ़ेद कागज़ की रिबन निकलने लगी
उस रिबन पर मास्क मैन का जवाब प्रिंट हो रहा था। जब दोनों स्पूल रुक गए तो सोनिया ने रिबन को कंप्यूटर के मुंह से फाड़कर पढ़ना शुरू किया। लिखा था, सोनिया, मैं फिर तुम्हारी हैरत अंगेज सलाहियतों का एतराफ़ करता हूँ। कोई आहनी अज़्म का इंसान भी मंतका बारदा शुमाली के उस सर्द जहन्नुम में तन्हा पहुंचकर वापस नहीं आ सकता। तुमने दिलेरी और कुव्वत इरादी का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, मगर तुमने ये नहीं बताया कि वहाँ खुफिया ज़मीन दोज अड्डे में क्या हो रहा था। सोनिया, तुम ऐसी हस्ती हो जो इंसानों के दिमाग में छुपे हुए राज को निकाल लाती हो। तुमने खुफिया ज़मीन दोज अड्डे से यकीनन अहम मालूमात हासिल की होंगी। मैं सुपर मास्टर से इंतकाम लेने के लिए बहुत बेचैन हूँ। खुदा के लिए मुझसे वहाँ की बातें ना छुपाओ। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। फ़कत मास्क मैन। मैंने सोनिया को मुखातिब किया। सोनिया, इसे कहो, तुम इसका जवाब सोच के जरिए दोगी। इस तरह हम मालूम करेंगे कि वो कंप्यूटर इंसानी सोच कैसे पढ़ लेता है। सोनिया ने जवाब में यही बात कही। इसके साथ कंप्यूटर के स्पूल हरकत में आ गए। इस बार मास्क मैन ने जोसेफ के नाम पैगाम भेजा। जोसेफ, मादाम सोनिया की ख्वाहिश फौरन पूरी की जाए। जोसेफ ने पैगाम पढ़ते एक अलमारी के पास जाकर उसे खोला। उसमें से एक आयरन कैप निकाली। तैयारी के पायलट जैसे अपने सरों पर टोपी पहनते हैं, वैसी ही वो आहनी टोपी थी। जोसेफ जब वो आहनी टोपी सोनिया को पहनाने लगा तो मैंने कहा, सोनिया, अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मेरी सोचें होंगी। तुम मुझे फरहाद के नाम से कभी मुखातिब ना करना। वो कंप्यूटर शेल्फ के सामने एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो आहनी टोप उसके सर और कानों को ढांपती हुई पीछे गर्दन तक पहुंची हुई थी। सर के अतराफ 2 लंबे तार थे। जोसेफ ने उन तारों को कंप्यूटर के प्लग होल से मुंसलिक कर दिया। इसके साथ ही कंप्यूटर के सीने पर 24 इंच का एक स्क्रीन रोशन हो गया। स्क्रीन पर छोटे छोटे खानों के ग्राफ बने हुए थे। जैसे ही मैंने सोचा कि ये ग्राफ किस लिए बनाए गए हैं, इस सोच के साथ ग्राफ पर ऊंची नीची लकीरें बनने लगीं। मेरी सोच रुकी तो वो लकीरें भी रुक गईं। मैंने सोच के जरिए पूछा, हेलो मास्क मैन, क्या आप मेरी सोच पढ़ रही हैं? ग्राफ पर लहरों की सूरत में लकीरें नक्श होने लगीं। मेरी सोच की लहरें अब उस स्क्रीन पर नक्श हो गईं तो स्क्रीन का ग्राफ अचानक ही बदल गया। अब कंप्यूटर के दोनों स्पूल घूम रहे थे। बाद में पता चला कि वो स्पूल मास्क मैन की सोच की लहरें स्क्रीन तक पहुंचाती हैं। स्क्रीन पर अब अनजानी सोचों की लहरें नक्श हो रही थीं और वो सोचें लफ्ज़ों की सूरत में सफ़ेद कागज़ के रिबन पर प्रिंट हो रही थीं। जब दोनों स्पूल थम गए, स्क्रीन बदल गया तो जोसेफ ने वो कागज़ की रिबन सोनिया को ला कर दी। उसमें लिखा था, मादाम सोनिया, मैं आपकी सोच का एक एक लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। आपकी हैरानी दूर करने के लिए बता दूं कि स्क्रीन के ग्राफ पर आपकी सोच की लहरें रिकॉर्ड हो रही हैं। जैसा कि सोच का एक मिजाज होता है, सोच नरम हो तो ग्राफ पर नरम लकीरें पड़ती हैं। सोच के अल्फाज तेज़ हों तो गहरी लकीर नक्श होती है। सोच की लहरों की बुलंदी के साथ लकीरें ऊपर जाती हैं और सोच की पस्ती के साथ लकीरें नीचे जाती हैं। और दुनिया की जितनी ज़ुबानी हैं उन सब के हरूफ का अपना एक करैक्टर होता है। कोई हरफ अदायगी में भारी और कोई हल्का होता है। कोई दबीज़ होता है, कोई महीन होता है, कोई नरम होता है, कोई तुंद होता है। गर्ज ये कि हरूफ अपने अंदर मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। अगर आज फरहाद जिंदा होता तो वह ये सुनकर फ़ख्र महसूस करता कि हमने मुसलमानों की आसमानी किताब कुरान मजीद से इस्तेफादा करके ये सोचने वाली कंप्यूटर मशीन ईजाद की है। मास्क मैन उर्फ कंप्यूटर की ये बात सुनकर मेरे जहन को एक झटका लगा। कंप्यूटर ने कैसी चौंका देने वाली बात कही थी। कलाम पाक के हरूफ काफरों को हैरत अंगेज साइंसी ईजाद तक पहुंचा देते हैं और खुद मुसलमान अपनी मुकद्दस किताब को सतही तौर पर पढ़कर गुजर जाते हैं। मैं बेख्तियार ये सोच रहा था और मेरी सोच की लहरें स्क्रीन के ग्राफ पर नक्श हो रही थीं। थोड़ी देर बाद इसका जवाब मौसूल हुआ। कागज़ की रिबन पर लिखा हुआ था, मादाम सोनिया, आप फरहाद के साथ काफ़ी अरसा गुजार चुकी हैं। शायद आपने रेडियो वगैरह के जरिए कुरान मजीद की तलावत सुनी होगी। जब मुसलमान कारी बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं तो साफ पता चलता है कि ज़ुबान का ऐसा उतार चढ़ाव, आवाज़ का दबदबा, लहजे की नरमी, हरूफ का सही अखराज, अदायगी का इस्तगराक, ताज़ीरात की सख्ती और हदायत की नरमी। दुनिया की किसी ज़ुबान में इतनी सारी खूबियाँ नहीं हैं। एक एक हरफ अपने अंदर कितनी ही लहरें छुपाए रखता है। हमने चंद मुसलमान आलिमों को रिकॉर्डिंग मशीन के सामने बिठाया, उनके एक एक हरफ के अखराज को रिकॉर्ड किया, फिर हर हरफ की अदायगी का अलग अलग तज्जिया किया। शायद तुम्हें मालूम होगा कि साइंसी आलात के जरिए दुनिया की हर शय को नापा तोला जा सकता है। हत्ता कि अब एक नुक्ते का वजन भी मालूम किया जा सकता है। हमारे साइंसदानों ने बरसों कुरान मजीद के हरूफ पर अपना सर खपाया, फिर इस नतीजा पर पहुंचे कि शॉर्ट हैंड की मुख्तसर लकीरों, नुक्तों और जावियों की तकनीक के मुताबिक उन्हें ग्राफ पेपर पर लकीरों की सूरत में रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब यह तजुर्बा कामयाब हुआ तो उनमें पी, टी और डी जैसे हरूफ का इजाफा किया गया जो अरबी ज़ुबान में नहीं है। तुम्हारे सर पर जो आहनी टोप है उसकी नन्ही सी मशीन तुम्हारे दिमाग की नन्ही रगों की गैर महसूस लर्जिशों को रिकॉर्ड कर रही है, जिन्हें हम सोच की लहरें कहते हैं। ये लहरें आयरन कैप की मशीन से नशर होकर कंप्यूटर के स्क्रीन ग्राफ पर नशर होती हैं। जिस तरह लोग अब शॉर्ट हैंड के एक एक नाकाबिले फहम स्ट्रोक को पढ़ लेते हैं, उसी तरह हम चंद साइंसदान सोच की इन लकीरों की एक एक बारीकी को कंप्यूटर की खामोश जुबान से सुन लेते हैं। मेरा ख्याल है कि मैंने कंप्यूटर के मुतल्लिक पूरी तफसील बयान कर दी है। स्क्रीन ग्राफ की लकीरों के मुतल्लिक तुम्हारे दिमाग में जो उलझनें थीं वह दूर हो गई होंगी। अब मैं तवक्को करता हूँ कि तुम उस ज़मीन दोज खुफिया अड्डे की तफसीलात बताओगी। फ़कत मास्क मैन। सोनिया हैरानी से उस कंप्यूटर को देख रही थी। दूसरे लफ्ज़ों में मैं हैरानी से सोच रहा था, फरहाद,
इंसानी दिमागों को पढ़ते पढ़ते इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद मैं इंसानी दिमागों को पढ़ती रही और टेलीपैथी जानने वाले कंप्यूटर से सामना है, क्या मैं इंसानी सोच की तरह इस कंप्यूटर के दिमाग की सोच पढ़ सकती हूँ? मैं मास्क मैन को यह तासुर देने के लिए ऐसा सोच रहा था। यह सोच मशीन के स्क्रीन पर रिकॉर्ड हो रही थी और मास्क मैन समझ रहा था कि यह सब कुछ सोनिया की सोच है। फिर मैंने सोनिया की तरफ से जवाब दिया, मास्क मैन, मैं पहले बता चुकी हूँ कि सुपर मास्टर के हुक्म से मुझे और चिंपैंजी को 80 अर्ज बल्द और 30 तूल बल्द के दरमियानी इलाका में पैराशूट के जरिए उतारा गया। ग्रीनलैंड के शुमाल मगरबी हिस्से में वो ज़मीनदोज़ खुफिया अड्डा है। उस खुफिया अड्डे की सबसे अहम शख्सियत डॉक्टर डॉन स्मिथ है। वहाँ दर्जनों लोग उसके मातहतों की तरह काम कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर के दिमाग से जो मालूमात अखज़ की हैं वो ये हैं कि क्वीन आइलैंड्स के एक समुंदर में 25 दिसंबर को एटमी धमाका होगा। कुछ नए तजुर्बात के बाद जो एटम बम तैयार किया गया है उसे किसी गर्म मुल्क में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उस सर्द इलाके में उसे स्टोर किया गया है। मैं डॉक्टर के दिमाग के जरिए उन मशीनों को ऑपरेट कर सकती हूँ जिनसे एटमी धमाका किया जाएगा, यानी उनके खुफिया अड्डे को उन्हीं के एटम बम से तबाह कर सकती हूँ। इतना कहकर मेरी सोच चुप हो गई। स्क्रीन के ग्राफ पर बनने वाली आड़ी तिरछी और ऊंची नीची लकीरें ठहर गईं। मेरी इतला और मेरा दावा इतना अहम था कि मास्क मैन जहाँ बैठा होगा वहाँ हैरत और मुसर्रत से उछल पड़ा होगा। अगर मैं उसकी सोच पढ़ सकता तो दिमाग की स्क्रीन पर उसे उछलते हुए जरूर देखता। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर से जवाब मौसूल हुआ, मादाम सोनिया, तुम दुनिया के तमाम अजीम इंसानों से ज़्यादा अजीम हो और मैं दुनिया के तमाम खुश नसीब इंसानों से ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी दोस्ती का शरफ हासिल हुआ। क्या तुम सुपर मास्टर के एटमी प्लान को खाक में मिलाकर मुझ पर एहसान करोगी? मैंने जवाब दिया, दोस्तों पर एहसान नहीं किया जाता, दोस्ती का हक अदा किया जाता है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूंगी, लेकिन उससे पहले एहतियाती तदाबीर लाजमी है। मसलन आपके जो एजेंट या वफादार ग्रीनलैंड में हों उन्हें जल्द अज जल्द उस मुल्क को छोड़ देने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि एटमी धमाके का असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। किसी को यह बताना ज़रूरी नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद सुपर मास्टर से राब्ता कायम करो, उसके सामने अपने मुफादात के मुताबिक शराइत पेश करो। साथ ही अल्टीमेटम 2 के शराइत पर दस्तखत ना हुए तो आध घंटे के अंदर उसे नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचाया जाएगा। मास्कमैन की खुशी का कोई ठिकाना ना था। उसने कहा, तुम निहायत माकूल मशवरे दे रही हो जिन पर अमल करने के लिए खासा वक्त लगेगा, यानी कम अज़ कम 24 घंटे दरकार हैं। कोई और मशवरा देना चाहो तो वो भी सर आंखों पर। मैंने सोच के जरिए कहा, सुपर मास्टर से मुज़ाकरात के दौरान मेरा नाम नहीं आना चाहिए वरना वो होशियार हो जाएगा। मास्कमैन का जवाब मिला, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगा। मादाम, अब तुम आराम करो और मुझे बता दो कि आइंदा कब मुझसे राब्ता कायम करोगी। मैंने कहा, अब से ठीक 24 घंटे बाद यहाँ आ जाऊंगी। जोसेफ से कहो ये आयरन कैप अब मेरे सर से उतारे, बड़ी वजनी है। कंप्यूटर से मास्कमैन का रुखसती सलाम शाया होकर सोनिया के हाथों में आया। जोसेफ को ढेर सारी हदायतें दी गई थीं। उनके मुताबिक उसने सोनिया के सर से आयरन कैप उतार दी। अब मैं और सोनिया आज़ादी से बातें कर सकते थे, लेकिन उस वक्त जोसेफ की बातों को सुनना ज़रूरी था। वो रेड पावर के तमाम अहम अफराद से कह रहा था, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अब से 24 घंटे बाद मादाम सोनिया आप लोगों के सामने ऐसा कारनामा अंजाम देंगी जिसे दुनिया वाले रहती दुनिया तक फरामोश नहीं कर सकेंगे। 24 घंटे के लिए इजलास मुलतवी किया जाता है। रेड पावर की तमाम मादाम और तमाम बॉस चंद लम्हों तक खामोश रहे और सवालिया नज़रों से सोनिया को देखते रहे। वह सोनिया से मुतासिर थे बल्कि मरूब थे। सोनिया उनके लिए माफूकुल फितरत देवी थी। वो लोग शिकायतन ये नहीं कह सकते थे कि एक औरत की वजह से बार बार इजलास क्यों मुलतवी किया जा रहा है। ताहम एक बॉडी बिल्डर मिस्टर बैंकॉक ने कहा, मैं पहले ही मादाम सोनिया की बर्तरी तस्लीम कर चुका हूँ। बेहतर है कि हमें अपने अपने मुल्क वापस जाने की इजाज़त दी जाए। यहाँ मादाम की मौजूदगी में हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मादाम वीरा ने पूछा, मिस्टर, क्या तुम मादाम सोनिया पर तंज कर रहे हो? सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक हंसते हुए कहा, नहीं वीरा, मिस्टर बैंकॉक की सोच बता रही है कि यह ताना नहीं दे रहा है बल्कि बोरियत महसूस कर रहा है, क्योंकि बैंकॉक में इसकी एक महबूबा बेचैनी से इसका इंतजार कर रही है। यह सुनकर सब हंसने लगे। मिस्टर बैंकॉक झिंपने लगा। सोनिया ने कहा, क्या मैं तुम्हारी महबूबा की तफसील बयान करूं? उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ मादाम, मुझे और शर्मिंदा न करें। सोनिया गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि मास्टरों की तंजीम इस कदर मुनज़्ज़म है कि वो रेड पावर को किसी मुल्क में कदम जमाने का मौका नहीं देती है। वो लोग तुम्हारे रास्तों में रुकावटें पैदा करते हैं, तुम्हारे कितने ही मिशन नाकाम बना देते हैं। तुम सब मास्कमैन के सामने यही मसाइल पेश करने आए हो। मैं यकीन दिलाती हूँ कि 24 घंटे के बाद तुम्हारे बहुत से मसाइल यहाँ बैठे ही बैठे हल हो जाएंगे। इस बात पर सभी खुश होकर तालियां बजाने लगे। मादाम वीरा ने कहा, मादाम, उस मुबारक घड़ी का इंतजार करने के दौरान ये 24 घंटे पहाड़ बन जाएंगे। क्यों ना हम सब मिलकर तफरीह का प्रोग्राम बनाएं। सब लोग मादाम वीरा की तायद करने लगे। सोनिया ने मेरी हदायत के मुताबिक कहा, अगर हम सब किसी खास मुकाम पर एक साथ तफरीह की घर से जाएं तो क्या दुश्मन को इसकी इतला नहीं मिलेगी? इस इमारत के अतराफ सख्त पहरा है, वो हमें यहाँ नुकसान नहीं पहुँचा सकते, लेकिन बाहर कौन सा खतरा किधर से आएगा ये हम में से कोई नहीं जान सकता। एक बॉस ने कहा, मादाम, आपको हर बात का इल्म हो जाता है।
हाँ, लेकिन मौत का इल्म किसी को नहीं होता। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी एक दिन मरना है और वो दिन आज का ना हो तो बेहतर है। सब मायूस हो गए। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम लोगों की ख्वाहिश का एहतराम इस तरह कर सकती हूँ कि हम इस इमारत के अंदर खूब खाएं पिएं, नाचें गाएं और मौज उड़ाएं। बोलो मंजूर है? मंजूर है, सब ने यक जुबान होकर कहा। फिर हंसते बोलते हुए उस हॉल से बाहर जाने लगे। हॉल से बाहर आकर सोनिया ने कहा, मुझे सिर्फ 15 मिनट के लिए तनहा छोड़ दो, फिर मैं तफरीहात में शामिल हो जाऊंगी। ये कहकर वह ज्यूरिच के साथ एक आरामदेह कमरे में आकर लेट गई। फिर मुझे मुखातिब किया, बोलो फरहाद, आइंदा क्या इरादे हैं? जाने मन, तुम्हारे साथ बड़ा संगीन इरादा होता है, मगर तुम हजारों मील दूर हो। शरारत शुरू कर दी तुमने। आदमी बन जाओ और गौर से सुनो। अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम मुझे रेड पावर की तंजीम में उलझाकर दूसरे लफ्जों में मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, अब तुम लड़ाका बीवी की तरह झगड़ा करने के मूड में हो, यही समझ लो। तुम मुझे दूर रखना चाहते हो, इसीलिए अब यहाँ एटमी धमाके के सिलसिले में उलझा रही हो। मेरी जान, यह धमाका ज़रूरी है। इस तरह हम मास्टरों की पूरी तंजीम में धमाका करेंगे। तुम्हारी दहशत उन पर तारी हो जाएगी। मुझे दहशत तारी करने का शौक नहीं। साफ साफ बताओ, हमारी मुलाकात कब होगी? तुम तो जैसे निकाह की तारीख मुकर्रर कर रही हो। मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं, मगर अफसोस मजबूरी है। कैसी मजबूरी? मालूम होता है कोई पीछे पड़ गई है। पीछे आने वाली बस एक है, हमेशा मेरे दिमाग में भौंकती रहती है। नाम बताऊं? बकवास मत करो, मेरी बात का जवाब दो। जवाब सुनो। इस दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक मास्टरों की तंजीम का हर फर्द जानता है कि तुम फरहाद को दीवानगी की हद तक चाहती हो। फरहाद की मौत के बाद उसके नाम पर जिंदा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम मुझसे कहीं मिलोगी तो दुश्मनों को शुबा होगा कि मिलने वाला फरहाद ही हो सकता है, शायद वो जिंदा है। ऐसी सूरत में तो फिर तुम मुझे कभी नहीं मिलोगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? फरहाद की सबसे बड़ी पहचान सोनिया है। सोनिया जिससे तन्हाई में मिलेगी वो या तो फरहाद होगा या फिर फरहाद का कोई हम पल्ला होगा। मास्टरों की तंजीम के अफराद उस हम पल्ला शख्स से भी दिलचस्पी लेंगे। तुमने मुझे टालने वाली बकवास कर ली। मैं दूसरे रूप में तुमसे मिलूंगी तो कोई तुम पर शुबा नहीं करेगा। बोलो कैसी रहेगी? मैं अपना सर खुजाने लगा। उसे टालने का मकसद ये नहीं था कि मैं उससे उकता गया था। अपनी जान से कोई बेजार नहीं होता। अगर सोनिया से मुलाकात होती तो वो कंबल बन जाती। औरत को हजार समझाओ कि ज़रा दूरी रहे तो मोहब्बत बढ़ती है। बिछड़ने, इंतज़ार करने और दोबारा मिलने की खुशियाँ हमेशा यादगार बन जाती हैं, और हमेशा साथ रहने वाली खुशियाँ लड़ाई झगड़ों में बदलती रहती हैं। लेकिन ये बातें औरत की समझ में नहीं आती। मैंने कहा, अच्छी बात है। एटमी धमाका के बाद मैं मुलाकात का कोई दिन मुकर्रर करूंगा और बताऊंगा कि हम नए रूप में कहाँ और किस तरह मिलेंगे। ओह फरहाद, तुम कितने अच्छे हो। जी चाहता है कि उसकी बात पूरी ना हो सकी। अचानक ही मैंने सोनिया की चीख सुनी। चीख की गूंज में उसके दिमाग ने बताया कि उसके सर के पिछले हिस्से पर जबरदस्त चोट पड़ी है। मैंने उसे आवाज़ दी, मगर अब उसका दिमाग जवाब देने के काबिल न रहा था। मैं घबरा कर उठ बैठा। मुझे इस तरह घबरा कर नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि मैं जहाज़ के कैबिन में मेयून के पास लेटा हुआ था। मगर मेरा वो फेल इस तरह रही था। अपनी सोनिया को खतरे में देखकर मैं बौखला गया। वो बेहोश हो चुकी थी। ऐसी परेशानी में याद न रहा कि मैं मेयून के पास हूँ। मेयून ने मेरा बाजू थामकर पूछा, फरीद क्या बात है? क्या तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? अब मैं मेयून की मौजूदगी से परेशान हो गया। मुझे फ़ौरन ही वापस सोनिया के पास पहुंचना था। मैंने कहा, हाँ, बहुत ही भयानक ख्वाब देखा था। मुझे थोड़ी देर आंखें बंद रखने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ये कहकर मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर सबसे पहले जोसेफ के दिमाग में झांक कर देखा कि उसने सोनिया की चीख सुनी है या नहीं। पता चला कि सभी चीख सुनकर उस कमरे की तरफ चले आए थे। पहले उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया, फिर दरवाज़ा तोड़ने लगे। दरवाज़ा टूटकर कमरे के अंदर गिर पड़ा। अंदर सोनिया नहीं थी। पलंग के फर्श पर अंतोनी उर्फ कोबरा मैन की लाश पड़ी हुई थी। वही कोबरा मैन जो सोनिया का जाने दुश्मन था। सोनिया ने उसकी दोनों आंखें फोड़ दी थीं। मैं और सोनिया कोबरा मैन की तरफ से गाफिल हो गए थे, क्योंकि वह अंधा होने के बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालात यही बता रहे थे कि कोबरा मैन ने सोनिया को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि सोनिया को गायब करने वाला लाश में तब्दील नहीं हो सकता था। मैं उस वक्त जोसेफ की दिमागी आंखों से देख रहा था। उस कमरे का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। कुछ लोग जोसेफ के साथ दौड़ते हुए वहां गए। पिछले दरवाजे के बाहर एक जीना नीचे की तरफ गया था। दूसरी तरफ 2 अदद लिफ्ट के दरवाजे नजर आ रहे थे। एक दरवाजे के नंबर बता रहे थे कि लिफ्ट नीचे जा रही है। उसी वक्त खतरे का अलार्म बजने लगा। कुछ लोग दूसरी लिफ्ट की जानिब दौड़े, मगर ये दौड़ फजूल थी। दूसरी लिफ्ट को बेकार कर दिया गया था। जोसेफ तेजी से चलता हुआ कमरे में आया। फिर फोन का रिसीवर उठाकर मुसल्ला गार्ड्स के उस लीडर से राब्ता कायम करने लगा, जो इमारत के बैरूनी गेट पर था। राब्ता कायम होते उसने हुक्म दिया कि बैरूनी गेट से एक चूंटी को भी बाहर न जाने दिया जाए। दूसरी तरफ से जवाब मिला, एंटोनी उर्फ कोबरा मैन का ताबूत ले जाने वाली गाड़ी गेट की तरफ आ रही है, क्या उसे भी रोक दिया जाए? जोसेफ ने गुस्सा से चीख कर कहा, यू नॉनसेंस, फौरन उसे रोको। उस ताबूत में वो मादाम सोनिया को ले जा रही हैं। उसकी बात खत्म होते ही फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। जोसेफ जेब से रिवॉल्वर निकालता हुआ तेजी से दौड़ता हुआ खिड़की के पास आया। उस वक्त वो इमारत की 4थी मंजिल पर था। दूर बहुत नीचे बैरूनी गेट नजर आ रहा था।
एक वैगन कार में बैठे हुए लोग स्टेन गन्नों से फायरिंग कर रहे थे। वैगन कार तेजी से दौड़ती हुई लकड़ी के गेट से टकरा गई। टकराने का नतीजा ये हुआ कि गेट का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। कार भी बेकार हो गई, लेकिन उसके पीछे वाली वैगन कार को आगे निकल जाने का मौका मिल गया। जोसेफ खिड़की के बाहर झुककर फायरिंग करता रहा। फिर उसने हाथ रोक लिया, क्योंकि अब उसके मुसल्लह जवानों की गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं। वो आगे निकल जाने वाली वैगन कार का ताक़ुब करने जा रहे थे। जोसेफ फिर दौड़ता हुआ लिफ्ट के पास आया। नीचे पहुंचने वाली लिफ्ट वापस आ गई। वो लोग एक ही लिफ्ट में गडमड होकर नीचे आए। जो वैगन कार गेट से टकराकर बेकार हो गई थी, उसके 2 अफराद जिंदा गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें से एक मर्द था और दूसरी नीग्रू औरत थी। दोनों को जोसेफ के सामने पेश किया गया। उसने मर्द के मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए पूछा, जल्दी बताओ, तुम्हारे आदमी मादाम को कहाँ ले जा रही हैं? नीग्रू औरत ने बड़े ही ठहरे हुए लहजे में गहरी संजीदगी से कहा, मुझसे पूछो। एंटोनी ने दम तोड़ने से पहले आखिरी ख्वाहिश की थी कि उसकी लाश को यहाँ छोड़ दिया जाए। उसके ताबूत में सोनिया जिंदा दफन होने के लिए जाएगी। जोसेफ ने उसके मुंह पर एक तमांचा रसीद किया, फिर गुस्सा से कांपते हुए बोला, मैं तुम दोनों को ऐसी अजियतें पहुंचाऊंगा कि तुम्हारी रूह तक कांपने लगेगी। इन्हें अंदर ले चलो। वो लोग कैदियों को लेकर अंदर जाने लगे। अंदर ज्यूरिच एक कुर्सी पर बैठा हुआ ट्रांसमीटर के जरिए उन लोगों से बातें कर रहा था जो वैगन कार का ताक़ुब कर रहे थे। तमाम इतलात मौसूल हो रही थी कि दुश्मन किस रास्ते से सोनिया को ले जा रही हैं। रेड पावर के आदमी बड़ी कामयाबी से ताक़ुब कर रहे थे। उम्मीद थी कि वो लोग जल्द ही सोनिया को वापस ले आएंगे। अचानक मैंने महसूस किया कि जोसेफ नर्वस हो रहा है। उसके दिल की धड़कनें अपनी रफ्तार भूल रही हैं। दोनों टांगें कांप रही हैं। फिर वो फर्श पर गिर पड़ा। सब लोग उसे सहारा देकर उठाने के लिए आगे बढ़े। मैं जोसेफ के दिमाग से निकलकर ज्यूरिच के दिमाग में पहुंच गया, क्योंकि जोसेफ का दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर रहा था। तब नीग्रू औरत की जहरीली हंसी सुनाई दी। वो कह रही थी, मुझे तमांचा मारने वाला मर रहा है। उसकी हथेली मेरे दांतों पर लगी थी। तुम लोगों को ये याद होगा कि एंटोनी के दांत जहरीले थे। आओ अब मैं अपना तारुफ करा दूं। मैं एंटोनी उर्फ कोबरा मैन की बीवी हूं। वो नाग था, मैं नागिन हूं। सब लोग जरा सहम कर पीछे हट गए। 2 मुसल्ला जवानों ने नागिन के दोनों हाथों को मोड़कर पुश्त की तरफ घुमा दिया। वो दांतों की नुमाइश करती हुई मुस्कुरा रही थी। कुछ लोग जोसेफ को तिब्बी इमदाद पहुंचाने के लिए वहां से उठा कर ले गए। ज्यूरिच ने नागिन को खूंखार निगाहों से देखते हुए कहा, सीधी तरह बता दो कि मादाम सोनिया को कहाँ ले जाया जा रहा है, वरना अभी तुम्हारे जहरीले दांत तोड़ दिए जाएंगे। वो एक कहका लगाकर बोली, आज तक मुझ पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। जिसने हाथ उठाया उसका अंजाम तुमने देख लिया। सुनो, अजियतें पहुंचाने से कुछ नहीं होगा। मेरे दोनों हाथ मोड़कर और मुझे कैदी बनाकर मेरी जो तौहीन की जा रही है, उसका इंतकाम मादाम सोनिया से लिया जाएगा। मुझे ज्यूरिच के दिमाग में बैठकर पता चला कि वो बहुत जलील है। उसने फौरन ही मसलिहत अंदेशी से काम लेते हुए अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे छोड़ दो। नागिन के हाथ छोड़ दिए गए। वो अपने हाथों को सहलाने लगी। ज्यूरिच ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराती हुई बोली, जब मैं नर्स बनकर यहाँ एंटोनी की तीमारदारी के लिए आई थी, उस वक्त मैंने अपना नाम बता दिया था। ज्यूरिच ने सर हिलाकर कहा, हाँ याद आया, तुम्हारा नाम निगोरा है। क्या तुम बताओगी कि इतने बड़े नामवर अस्पताल के डॉक्टर के साथ तुम नर्स बनकर कैसे आ गई? निगोरा माथे पर शिकन डालकर बोली, क्यों मिस्टर, तुम अचानक इतने इत्मीनान से क्यों सवालात कर रहे हो, जबकि तुम्हारी मादाम खतरे में है? इस बार ज्यूरिच मुस्कुरा कर बोला, मैं एंटोनी की जहरीली फितरत को समझता था। कई बार हमने उसके दुश्मनों को शूट करना चाहा, लेकिन उसने मुखालफत की। उस जहरीली फितरत वाले ने अपने दांतों के जहर से उन्हें हलाक किया। यही फितरत तुम्हारी हो सकती है। तुम अपने नाक शौहर का इंतकाम अपने जहरीले दांतों से लोगी। लिहाजा जब तक तुम यहाँ हमारी हिरासत में रहोगी, वहाँ हमारी मादाम महफूज और सलामत रहेंगी। निगोरा घुर्राती हुई उसे देखने लगी। मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैंने फौरन ही ज्यूरिच के दिमाग में कहा, यह मुझ पर हमला करने वाली है। उसी लम्हा ज्यूरिच उछलकर एक तरफ हट गया। निगोरा दांत कचकचाती हुई आगे बढ़ी थी, मगर किसी ने उसे टांग मार दी। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरकर गुस्सा से चीखने लगी। मुसल्ला जवानों ने दोबारा उसके हाथों को पुश्त की तरफ घुमाकर उसे फर्श पर से उठाया। वो आज़ाद होने और ज्यूरिच पर हमला करने की नाकाम जिद्दोजहद कर रही थी। ज्यूरिच के हुक्म से उसे एक ईजी चेयर पर नीम दराज करके रस्सियों से बांध दिया गया। इस दौरान मैंने सोनिया के दिमाग में झांकने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि वह अब तक बेहोश पड़ी हुई थी। जब मैं दोबारा ज्यूरिच के दिमाग में वापस आया तो निगोरा रस्सियों से बांधी जा चुकी थी। कुर्सी के करीब एक ट्रे पर ऐसे आलात रखे हुए थे जिन्हें दंदान साज दांत निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निगोरा के सर को कुर्सी की पुश्त से इस तरह बांधा गया था कि वो अपने सर को इधर उधर हिला नहीं सकती थी। ज्यूरिच ने कहा, तुम्हारा नाग शौहर हमारे लिए काम करता था। हम जानते थे कि वो पूरी तरह हमारा वफादार नहीं, तहम मास्क मैन उसे बहला फुसलाकर अपना काम निकाल लिया करता था। अफसोस कि वो मादाम की दुश्मनी में मारा गया। तुम चाहो तो हमारी दोस्त बन सकती हो, ना चाहो तो अभी बड़ी संगदिली से तुम्हारे एक एक दांत उखाड़ कर तुम्हारे सामने रखे जाएंगे। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए सिर्फ 1 मिनट है। इतनी देर में मैंने निगोरा के जहरीले दिमाग में पहुंचकर उसकी सोच पड़ी। वो अब खौफजदा थी। उसे अपने दांत अजीज थे। वो सोच रही थी, फैसला कर रही थी। दूसरी तरफ ज्यूरिच ट्रांसमीटर के जरिए ताकुब करने वालों से बातें कर रहा था। पहले मैंने ज्यूरिच के दिमाग से बातें सुनी, फिर उस दिमाग वाले की तरफ छलांग लगाई।
जो दूसरी तरफ ट्रांसमीटर पर गुफ्तगू कर रहा था। वहां ताक्कुब करने वालों की गाड़ी रुक गई थी क्योंकि एक क्रॉसिंग पर 2 गाड़ियों ने अतराफ से आकर रास्ता रोक दिया। वो फायरिंग कर रहे थे और सोनिया को ले जाने वाली गाड़ी दूर आगे जाकर नजरों से ओझल हो गई। फिलहाल सोनिया की वापसी की उम्मीद खत्म हो गई। मैंने ज्यूरिच की सोच में कहा, निगोरा जैसी तनहा औरत अपने चंद साथियों की मदद से अगवा की इतनी जबरदस्त प्लानिंग नहीं कर सकती। इस औरत की पुश्त पर एक मुनज़्ज़म गिरोह है। उनके आदमी अगवा के हर रास्ते और हर मोड़ पर मौजूद हैं और ताक्कुब को नाकाम बना रही हैं। ज्यूरिच परेशान होकर सोचने लगा, मैं क्या करूं? मादाम को लेकर जाने वाली गाड़ी नामालूम कहाँ चली गई है। मुझे अब दूसरों से राब्ता कायम करना चाहिए। वो ट्रांसमीटर के जरिया अपनी दूसरी टीम से राब्ता कायम करने लगा। वहां से जरा इत्मीनान बख्श जवाब मिला कि शहर के बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। जैसे ही वो सफेद कार नजर आएगी उसे घेर लिया जाएगा। ज्यूरिच ने ट्रांसमीटर को ऑफ किया, फिर घड़ी देखने के बाद बोला, निगोरा 1 मिनट गुजर चुका है, अपना फैसला सुनाओ। वो बोली, मेरे दांत सलामत रहने दो, मैं मादाम सोनिया को यहाँ वापस ले आऊंगी। तुम्हें यहाँ से जाने कौन देगा कि तुम वापस लाओगी? वो ठिकाना बताओ जहाँ तुम्हारे आदमी मादाम को ले जा रही हैं। समझौता इस तरह होगा कि किसी एक मुकाम पर मादाम से मेरा तबादला होगा। मैं उधर जाऊंगी, मादाम इधर आएंगी। चिड़ियाघर बेहतर जगह है, वहाँ लोगों की भीड़ में कोई किसी पर फायरिंग नहीं कर सकेगा। मुझे टेलीफोन दो, मैं अपने साथियों को हुक्म देती हूँ, वो मादाम को वहाँ ले आएंगे। उसके एक हाथ और सर को रस्सियों की बंदिश से आज़ाद कर दिया गया। ज्यूरिच ने टेलीफोन उसके करीब लाकर रख दिया। वो नंबर डायल करने लगी। उसी वक्त मेयून ने मुझे मुखातिब किया, फरीद तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी देर से खामोश क्यों बैठे हो? क्या ख्वाब की दहशत अभी तक तारी है? मैं मेयून की मदाखलत से परेशान हो गया। मैंने कहा, मेयून मैं बहुत परेशान हूँ। क्या तुम मेरे साथ इस जहाज से निकलकर साहिल पर चलोगी? ज़रूर चलूंगी। आओ हम मिस्टर ब्रांडो से इजाज़त ले लें। नहीं, उन्हें कुछ ना बताओ, हम उनकी लाइल्मी में यहाँ से जाएंगे। उन्हें बता देने में क्या हर्ज है? क्या तुम मुझसे बहस करोगी? मैंने नाराज़गी से कहा तो वो तड़प कर आगे बढ़ी, फिर मेरे गले में बाहें डालकर लिपट गई। मुझे मुआफ़ कर दो फरीद, मुझे अपने देवता से बहस नहीं करना चाहिए, मुझसे गलती हो गई, अब नहीं होगी। मैंने कहा, अच्छा थोड़ी देर और खामोश रहकर मुझे सोचने का मौका दो कि हम यहाँ से किस तरह साहिल तक पहुँचेंगे। वो अलग होकर बैठ गई। जहाज से निकलने की तरकीब जहन में मौजूद थी, इसने मैं फिर ज्यूरिच के दिमाग में पहुँच गया। निगोरा उस वक्त तक फ़ोन पर अपने आदमियों को हदायत दे चुकी थी कि जैसे ही सोनिया उसके पास पहुँचे वो लोग उसे लेकर चिड़ियाघर में आ जाएं। तमाम मामलात तय हो जाने के बाद ज्यूरिच ने पूछा, हाँ अब बताओ, तुम एक मारूफ डॉक्टर के साथ नर्स बनकर कैसे आ गई? क्या उसने तुम पर शुबा नहीं किया? वो बोली, वो मारूफ डॉक्टर माहिर समियात है, मेरा और एंटोनी का बेहतरीन दोस्त है। एंटोनी मास्क मैन का महकूम बनकर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैं तुम सबकी लाइल्मी में अपना एक गिरोह तैयार कर रही थी। जब तुम लोगों ने डॉक्टर को इतला दी कि एंटोनी एक मुकाबले में अंधा हो चुका है तो मैं डॉक्टर के साथ नर्स बनकर यहाँ चली आई। एंटोनी की हालत बहुत नाजुक थी। उसी ने आखिरी वक्त कहा था कि जब वो मर जाए और उसके लिए ताबूत आए तो उस ताबूत में सोनिया को जाना चाहिए। अब तुम मादाम से कैसे इंतकाम लोगी जबकि तबादले पर राजी हो चुकी हो? एक इंतकाम ना सही, मैं अपने दांतों की सलामती चाहती हूँ। मैंने फिर एक बार सोनिया से राब्ता कायम किया। इस बार मुलाकात हो गई। वो होश में आ चुकी थी और ताबूत के अंदर वहशत ज़दा नज़रों से इधर उधर देख रही थी। हवा की आमदोरफ्त के लिए ताबूत के ढक्कन में 2 सुराख थे, हल्की हल्की रोशनी भी थी। उसे ये समझने में देर ना लगी कि वो जिंदा ताबूत में ले जाई जा रही है। उसने फौरन ही सोच के जरिया मुझे आवाज़ दी, हेलो फरहाद, क्या तुम मौजूद हो? मैंने कहा, हाँ। एक औरत के ताबूत में मौजूद रहने का ये पहला मौका है। बड़े बूढ़े सच कहते हैं कि औरत से दोस्ती ना रखो, वो अपने साथ कब्र में भी घसीट कर ले जाती है। बकवास खत्म हो चुकी हो तो बताओ मैं कहाँ हूँ जहाँ से कोई वापस नहीं आता? मेरी परेशानियों से लुत्फ अंदोज हो रही हो? जालिम कहीं के, मजलूम कहीं की। तुम्हें होश में पाकर खुश हो रहा हूँ। बेचारे तुम्हें ले जाने वाले अब अपनी अपनी कब्र खो देंगे, लेकिन ज़रा सब्र से काम लेना। यहाँ तुम्हारे लिए एंटोनी की बीवी से समझौता हो रहा है। मैंने इख्तसार से उसे तमाम हालात बताए, फिर कहा, अब तुम होश में आ गई हो, मुझे इत्मीनान हो गया, लिहाजा थोड़ी देर के लिए इजाज़त दो, मैं बहरी जहाज़ में वापस जा रहा हूँ। ठहरो फरहाद, ये क्या बात हुई? मैं ताबूत में बंद हूँ और तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? भाई तुमसे कह चुका हूँ कि वो तुम्हें चिड़ियाघर ले जाएंगे। तुमने क्या समझा था कि वो तुम्हें जानवरों के दरमियान पिंजरे में रखेंगे? मेरे लिए एक ही जानवर काफ़ी है जो मेरी बाहों का पिंजरा तोड़कर बार बार भाग जाता है। उसकी हाजिर जवाबी पर मैं बेख्तियार हंसने लगा। तब मुझे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। हंसते वक्त मेरी आंख खुल गई थी और सामने बैठी हुई मेयून मुझे हैरानी से तक रही थी। मेरी हंसी को ब्रेक लग गई। उसने पूछा, फरीद तुम्हें क्या हो गया है? अभी तुम परेशान थे, अभी हंस रहे हो। मैंने बात बनानी शुरू की। वो, मेयून, बात यह है कि बस परेशानी ख़त्म हो रही है। मेरे जहन में एक तरकीब है कि हम यहाँ से साहिल तक कैसे जाएंगे। ठहरो, एक बार मुझे और अच्छी तरह सोच लेने दो, मैं अभी बताता हूँ। मैंने मिस्टर ब्रांडो का हरबा उसी पर आजमाया। ब्रांडो शराब के जाम में नींद की दवा घोलकर पी गया। मजीद सितम यह कि मैंने उसे कई जाम पिला दिए। उसकी तरफ से इत्मीनान था कि वो अगले दिन भी सोता रहेगा।
ताहम मैंने एहतियातन ब्रांडो के दिमाग में झांकना चाहा, लेकिन मुझे उसका दिमाग ना मिला। या हैरत, वो कैसे मर गया? वो तो अच्छा सेहतमंद था, बुढ़ापे में भी जवान नजर आता था। क्या शराब नोशी की ज़्यादती ने उसे मार डाला? हाँ, यही हो सकता था। एक तो शराब, ऊपर से ख्वाब आवर दवा, दोनों ने मिलकर उसे हमेशा की नींद सुला दिया। मुझे उसकी मौत पर जरा भी अफसोस नहीं हुआ। मैं उसके मुर्दा दिमाग को भूलकर सारा उर्फ रोमाना के जिंदा दिमाग में झांकना शुरू किया। वह बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। पता चला कि आध घंटा पहले वो मेरी तलाश में अपने कैबिन से निकली थी। उसने मेरे कैबिन के दरवाजे पर कान लगाकर सुना, फिर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। मैं मेयून को पहले ही समझा चुका था कि कोई भी दस्तक दे या बुलाए, आवाज न देना, इसलिए वो बेचारी खामोश रही। बहरहाल उसके बाद सारा मेयून के कैबिन में गई। उस कैबिन को खाली देखकर वो समझ गई कि वो पॉकेट साइज चीनी दोशीज़ा मेरे साथ वक्त गुजार रही है। ये इल्म होने के बाद सारा के दिल पर बिजली गिरी। मैंने उसकी सोच में उसे समझाया मुझे हिम्मत नहीं हारना चाहिए। वो मेरे गलत रवैये से बदजन होकर मेयून की तरफ माइल हो गया है। मैं फिर उसे मना लूंगी। मुझे सुबह तक सब्र करना चाहिए। मेरी इन बातों का खातिर ख्वाह असर हुआ। वो सोचने लगी, हाँ, अभी कुछ ज़्यादा नहीं बिगड़ा, मुझे खुद पर इतना एतमाद होना चाहिए। ये सोचकर उसने एक सर्द आह भरी। मैं आहों की सर्दी से निकल आया। आंखें खोलते ही मैंने मेयून से कहा, चलो उठो, स्केपर से जाकर कहो कि वो हमें मोटरबोट के जरिया साहिल पर पहुंचा दे। क्या वो मेरी बात मान लेगा? इस जहाज का हर फर्द तुम्हारे हुक्म की तामील करेगा। क्या तुम भूल गई कि तुमने कैसा हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया था? अपनी पुरस्कार कुव्वतों से दुश्मनों को नीस्तो नाबूद किया और जहाज के एक एक फर्द की जान बचाई थी। यहाँ के लोग तुमसे खौफजदा भी हैं। तुम जरा रोब से बात करना। मैं उसके साथ कैबिन से बाहर आ गया। हमारा रास्ता रोकने वालों में से एक समुद्री औकाब मर चुका था। दूसरी सारा उर्फ रोमाना अपने कैबिन में सुबह का इंतजार कर रही थी। हम दोनों स्केपर को तलाश करते हुए इंजन रूम में पहुंचे। उसने हमें देखते ही मेयून को अदब से सलाम करते हुए कहा, बेटी, मैं समझ रहा था कि तुम सो रही हो, इसलिए सुबह तुमसे मुलाकात करूंगा। नन्ही देवी, तुम गैब की बातें जानती हो। मैं अपने एक ज़ाती मामला में तुमसे मदद चाहता हूँ। मेयून ने एक हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देने के अंदाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अभी मैं फरीद के साथ साहिल तक जाना चाहती हूँ। फौरन मोटर बोट का इंतजाम करो। वो मेरी तरफ देखकर हिचकिचाने लगा। फिर उसने मेयून को एक तरफ ले जाकर कहा, बेटी, मैं हुक्म का बंदा हूँ। मिस्टर ब्रांडो ने हुक्म दिया है कि फरीद को जहाज से बाहर न जाने दिया जाए। वो बूढ़ा समुद्री उकाब बहुत ही मक्कार था। मरने से पहले मुझे जहाज में कैदी बनाकर रखने का हुक्म सादिर कर चुका था। मेयून ने स्कीपर से कहा, मिस्टर ब्रांडो से मैं समझ लूंगी, मैं जो कह रही हूँ वो करो, वरना मैं अभी इस जहाज को तबाह कर दूंगी। स्कीपर वो तमाशा देख चुका था कि मेयून ने दुश्मनों के जहाज को किस तरह तबाह किया। अब मेयून की धमकी सुनकर सहम गया। 15 मिनट के बाद ही एक मोटर बोट जहाज से आकर लग गई। हमारे लिए रस्सी की एक सीढ़ी नीचे तक लटकाई गई। स्केपर सोच रहा था कि हमारे जाते ही वो ब्रांडो और सारा को सूरत हाल से आगाह कर देगा। अगर स्केपर ब्रांडो के कैबिन में जाता तो ये मालूम हो जाता कि वो मर चुका है। फिर मुझ पर ही इल्ज़ाम आता कि शायद मैंने उसे किसी तरह हलाक कर दिया है। मेयून ने उसी वक्त मेरी सोच के मुताबिक कहा, देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे जाने के बाद मिस्टर ब्रांडो और सारा की नींद में खलल डालो। मैं उनके जागने से पहले वापस आ जाऊंगी। इतना याद रखो कि हज़ारों मील दूर रहकर भी मुझे हुक्म अदूली की इतला मिल जाती है। बड़ी नरमी से धमकी देकर हम मोटर बोट में आ गए। उस बोट को ब्रांडो का एक मुलाजिम ड्राइव कर रहा था। मेयून मेरे साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी। वो अपना सर थाम कर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं एक पुरस्कार हस्ती कैसे बन गई। अभी मैंने स्केपर को दानिस्ता धमकी नहीं दी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे दिमाग में वो धमकी आप ही आप बेदार हो रही है और मैं बेख्तियार बोलती जा रही हूँ। मैं उसे क्या जवाब देता, इसलिए खामोश रहा। उसकी खामोशी से फ़ायदा उठाकर मैंने सोनिया से रब्ता कायम किया। सोनिया ने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम उस बहरी जहाज़ में क्या कर रहे हो? बार बार मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हो? मैंने कहा, बैक वक्त 2 कश्तियों पर पाँव रखने से यही होता है। मेरी हालत गैर है, ना इधर का हूँ ना उधर का। मैं अपनी बात फिर करूँगा, तुम अपनी सुनाओ। क्या बताऊँ? तुम्हें बड़ी खुशफहमी थी कि समझौता हो रहा है, मुझे चिड़ियाघर में पहुँचा दिया जाएगा। मैं तो अभी तक ताबूत में पड़ी हूँ। भाई गुस्सा न करो, आराम से बताओ, क्या ताबूत का सफ़र अभी तक जारी है? नहीं, एक जगह गाड़ी रुक गई थी। चंद लम्हों बाद मैंने अगली सीट से किसी के कराहने की आवाज़ सुनी। फिर खामोशी छा गई। इस खामोशी में कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद ये ताबूत सिरकने लगा। इसे एक गाड़ी से निकालकर दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया गया। अब तुम ही मालूम करो कि ये गाड़ी वाले मुझे कहाँ ले जा रही हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तुम चीख कर उन्हें मुखातिब करो। जवाब मिलते ही मैं उनकी खोपड़ी पर तबला बजाऊंगा। नहीं, मैं ये जतन कर चुकी हूँ, कोई जवाब नहीं देता। शायद ये लोग भी इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि मैं टेलीपैथी जानती हूँ। उनकी आवाज़ सुनते उनके दिमागों तक पहुँच जाऊंगी। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हें ले जाने वाले गूंगे हों। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। तुम ये बताओ कि तुमसे क्या हो सकता है। ठहरो, मैं ज्यूरिच से राब्ता कायम करता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। मैंने ज्यूरिच की तरफ छलांग लगाई। वो गुस्सा की शिद्दत से निगोरा पर हाथ पांव से बरस रहा था। निगोरा चीख रही थी और कह रही थी, मेरी बातों का यकीन करो,
मैंने अपने साथियों से कहा था कि वो मादाम को ग्रीन पैलेस ले जाएं। वो अब तक उनके साथ वहां नहीं पहुंचे। मैं क्या बताऊं कि वो लोग रास्ते में कहाँ गुम हो गए। निगोरा चुप हो गई तो किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। सबने आवाज़ की सिमत देखा। मादाम वीरा बुड़बुड़ा रही थी। मैं नहीं जानती कि मादाम सोनिया से मुझे इतनी मोहब्बत कैसे हो गई है। खुदा के लिए कोई मुझे तसल्ली दो कि वो वापस आ जाएंगी। उसके आंसू देखकर सभी के सर झुक गए। वो लोग कमज़ोर और बेबस नहीं थे, हालात ने उन्हें बेबस कर दिया। उन लोगों को सोनिया से ऐसी मोहब्बत और अकीदत हो गई थी कि उसके लिए जान की बाजी लगा सकते थे, लेकिन उन्हें उस जगह का इल्म नहीं था जहां पहुंचकर वो अपनी मादाम के लिए कुछ कर गुजरते। मुझे मादाम वीरा पर बड़ा प्यार आया। जो मेरी सोनिया से इतनी मोहब्बत करे उसे मैं रोते कैसे देख सकता था। मैंने उसकी सोच में कहा, वीरा आंसू पोंछ लो, मैं अभी तक खैरियत से हूँ। वो बौखलाकर इधर उधर देखने लगी। मैंने कहा, क्यों बौखला रही हो, मैं सोनिया ही हूँ। सोनिया? मादाम सोनिया उठकर खड़ी हो गई, खुशी से चीखने लगी। मादाम, क्या वाकई आप मुझे मुखातिब कर रही हैं? हाँ, मैं सोनिया हूँ। हमारे साथियों से कहो कि वो परेशान ना हो। वीरा की खुशी और इस्तराब और उसकी बातें सुनकर सब उसे गहरी दिलचस्पी और तजस्सुस भरी निगाहों से देखने लगे। वीरा ने मारे खुशी के ज्यूरिच को झंझोड़ते हुए कहा, हमारी मादाम जिंदा सलामत हैं। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि वो मुझे मुखातिब कर रही हैं। ज्यूरिच ने उसे नरमी से थपकते हुए कहा, मादाम वीरा, मादाम सोनिया से पूछो कि वो कहाँ हैं, हम उन्हें लेने जाएंगे। तमाम लोग वीरा के करीब खिंच आए और उस हसीना की खोपड़ी को यूं तक रहे थे जैसे उसके दिमाग के अंदर होने वाली सोनिया की गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रही हो। इस दौरान मैंने जोसेफ की खबर ली। निगोरा का जहर अपना काम कर चुका था, इसलिए उसकी खबर न मिली। तब मैंने ज्यूरिच को मुखातिब किया, हेलो मिस्टर ज्यूरिच, मैं सोनिया बोल रही हूँ। वो भी ज़रा गड़बड़ा गया। मैंने कहा, मुझे फ़ौरन बताओ जोसेफ की मौत कैसे हुई। उसने जवाब दिया, मादाम, एंटोनी की एक बीवी जाने कहाँ से पैदा हो गई। उसका नाम निगोरा है। आपके अगवा की गुस्ताखी करने वाली यही औरत है। ये भी एंटोनी की तरह जहरीली है। इसके दांतों का जहर जोसेफ के जिस्म में सरायत कर गया। एक डॉक्टर उस जहर का तोड़ कर रहा है। वो मरा नहीं, अभी जिंदा है। मैंने कहा, मेरा इल्म गलत नहीं कहता, वो मर चुका है। जाओ फौरन तस्दीक करो। ज्यूरिच ने फौरन एक शख्स को जोसेफ की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उसकी तरफ कमरे में भेजा जहां वो जेरे इलाज था। फिर वो तमाम लोगों को बताने लगा, मादाम ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो कहाँ है और किस हाल में है। अभी वो जोसेफ की मौत की पेशगोई कर रही हैं। मैंने कहा, सुनो मिस्टर ज्यूरिच, मैं एक ताबूत में बंद हूँ और ये ताबूत किसी मोटर गाड़ी में ले जाया जा रहा है। मेरा अपना ख्याल यह है कि पहले निगोरा के आदमी मुझे कहीं ले जा रहे थे। एक जगह उस गाड़ी को रोक दिया गया। मैंने ड्राइवर के कराहने की आवाज़ सुनी, शायद उसे हलाक कर दिया गया है। फिर कुछ लोगों ने उस ताबूत को उस गाड़ी से निकालकर अब इस गाड़ी में रख दिया है। बड़ी देर से ये सफ़र जारी है। क्या इससे अंदाज़ा नहीं होता कि ये लोग शहर की हदूद से निकल चुके हैं? यस मादाम, तमाम बातें समझ में आ गई। मैं अभी अपने आदमियों को हाईवे की तरफ रवाना करता हूँ। क्या मुझे इजाज़त है? एक मिनट ठहरो, मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर मैंने सोनिया से रब्ता कायम किया। उसे वीरा और ज्यूरिच वगैरह के मुतल्लिक बताया। फिर उससे पूछा, अब तुम बताओ, क्या गाड़ी की अगली सीट से अब भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही? सोनिया ने कहा, मैं समझती हूँ कि वो मोहतात हैं या फिर धीमी आवाज़ में बातें कर रही हैं। गाड़ी के शोर में उनकी आवाज़ गुम हो जाती होगी। अच्छा ज़रा ठहरो, मुझे बू मिल रही है। यह चमड़े की बू है। ज्यूरिच से पूछो कि क्या किसी रास्ते से गुजरते वक्त ऐसी बू पाई जाती है। मैंने सोनिया के लहजे में ज्यूरिच से पूछा। वो खुश होकर बोला, ब्रावो मादाम, हमें आपका पता मिल गया है, हम अभी आपकी तरफ आ रही हैं। ये कहते उसने ट्रांसमीटर ऑन किया। फिर अपने आदमियों को मुखातिब करने लगा। वो उन्हें हुक्म दे रहा था कि अपनी अपनी गाड़ियां पूरी रफ्तार से पुराने हाईवे पर दौड़ाएं। रास्ते में जो भी ट्रक या स्टेशन वैगन गुजरती हुई पाई जाए उसे रोककर चेक करें। किसी न किसी गाड़ी से वो ताबूत जरूर बरामद होगा। ट्रांसमीटर से अहकामात जारी करने के बाद जब उसने नजरें उठाई तो वहां रेड पावर तंजीम के सिर्फ 2-4 अफराद नजर आ रहे थे। उसने परेशान होकर पूछा, सब लोग कहाँ चले गए? मादाम वीरा, मिस्टर बैंकॉक और दूसरी मादाम और बॉस वगैरह सभी गायब हो गए थे। वो हॉल तकरीबन खाली हो चुका था। एक शख्स ने जवाब दिया, वो सब मादाम सोनिया के लिए पुराने हाईवे की तरफ चले गए हैं। ज्यूरिच की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहले हर मादाम और बॉस अपने आप को दूसरों से बरतर समझते थे और दूसरों को अपने से कमतर। ये पहला मौका था कि सबने मुतफिका तौर पर मादाम सोनिया की बरतरी तस्लीम की। ये बात तंजीम के मुफाद में बेहतर थी। ये ख्याल दिमाग में आते ही ज्यूरिच ने हुक्म दिया कि निगोरा को उस हॉल में ले चलें जहां कंप्यूटर मशीन है। ये हुक्म सादिर करने के दौरान एक शख्स दौड़ता हुआ आया। वो कहता आ रहा था, मिस्टर ज्यूरिच, बड़े अफसोस के साथ ये खबर सुना रहा हूं कि जोसेफ इस जहाने फ़ानी से कूच कर गई हैं। ज्यूरिच के जहन को एक झटका सा लगा। जोसेफ की मौत ने उसे सदमा नहीं पहुंचाया था, बल्कि सोनिया की पेशगोई ने उसे मुतासिर किया था। वैसे तो वो सभी सोनिया से मुतासिर थे, लेकिन ज्यूरिच के दिमाग में ये बात खटक रही थी कि मास्क मैन के बुलावे पर आने वाले तमाम बॉस और मादाम बगैर मास्क मैन की इजाज़त हासिल किए सोनिया की तरफ खिंचे चले गए थे। वो सोचते सोचते चौंक पड़ा। उसके दिल में यह दहशत पैदा हुई कि सोनिया उसके ख्यालात पढ़ रही होगी। उसने बात बनाते हुए कहा, हेलो मादाम, आप मेरे मुतल्लिक गलत राय कायम ना करें।
मैं आपकी मुखालफत में नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो आपका अदना गुलाम हूँ। मैं दोनों तरफ अपने फ़राइज़ अदा करता हूँ, यानी एक तरफ मास्क मैन का वफादार हूँ, दूसरी तरफ आपका खादिम भी हूँ। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसने कई बार पुकारा, हेलो मादाम, मादाम सोनिया, प्लीज़ मुझे जवाब दें। मैं आपका खादिम आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं फिर भी खामोश रहा। उसे यकीन हो गया कि मादाम सोनिया ताबूत से आज़ाद होने की फ़िक्र में है, इसलिए दिमागी राब्ता मुनक़ता हो गया है। वो तेज़ी से चलता हुआ इमारत के दूसरे हिस्सों से गुजरता हुआ कंप्यूटर के सामने पहुंचा। उसके आदमी निगोरा को कैदी बनाकर वहां ले आए थे। फिर जोसेफ की जगह वो कंप्यूटर मशीन को ऑपरेट करने लगा। शायद कंप्यूटर के पसे पर्दा मास्क मैन मौजूद नहीं था। कोई भी शख्स 24 घंटे किसी मशीन के सामने मगजमारी के लिए बैठा नहीं रह सकता। 10 मिनट के बाद मास्क मैन से राब्ता कायम हुआ। ज्यूरिच ने उसे तमाम हालात से आगाह किया, जोसेफ की अफसोसनाक मौत का वाकया बयान किया, सोनिया से दोबारा राब्ता कायम होने की खुशखबरी सुनाई, फिर जवाब का इंतजार करने लगा। कंप्यूटर के खुले हुए मुंह से कागज की रिबन निकलती जा रही थी। मास्क मैन का जवाब नशर हो रहा था। ज्यूरिच, अभी थोड़ी देर पहले मैं बहुत खुश था। मादाम सोनिया के जरिया सुपर मास्टर को नीचा दिखाने का पहला मौका मेरे हाथ आया था, मगर उस निगोरा ने मेरे रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी। सबसे पहले उसे जहन्नुम में पहुंचा दो। ज्यूरिच ने हुक्म की तामील की। फौरन ही रिवॉल्वर निकालकर निगोरा को जहन्नुम में पहुंचा दिया। फिर उसने कंप्यूटर को ऑन करने के बाद कहा, जनाबे आली, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक निगोरा को ख़त्म कर दिया है। मैं अपने बयान के आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तंजीम के मादाम और बॉस मादाम सोनिया के जैसे महकूम या पुजारी बन गए हैं। वो यहाँ आपके बुलावे पर आए थे। आपकी इजाज़त हासिल किए बगैर वो लोग मादाम सोनिया को वापस लाने के लिए पुराने हाईवे की तरफ चले गए हैं। क्या ये बात तो तशवीशनाक नहीं है कि सोनिया खुद को आपसे बरतर साबित कर रही है, हमारे अहम अफराद के दिलो दिमाग पर छा रही है। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर से जवाब मौसूल हुआ, ज्यूरिच, तुम मादाम सोनिया की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। फ़ौरन मादाम से राब्ता कायम करके उनसे मुआफ़ी मांगो। ये मैं तुम्हारी तलाक ले कह दूं कि मादाम सोनिया बिलाशुबा मुझसे भी बरतर हैं। ज्यूरिच ने कहा, जनाबे आली, मादाम सोनिया से राब्ता कायम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ताबूत से बाहर निकलने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। उन्होंने अपनी खैरियत की इतला देने और रास्ते की निशानदेही करने के बाद राब्ता ख़त्म कर दिया है। आप इत्मीनान रखें, वो मेरी सोच नहीं पढ़ रही हैं। मास्क मैन ने हुक्म दिया, आयरन कैप पहनकर सोच के ज़रिए गुफ्तगू करो। आयरन कैप पहनने और मशीन को ऑपरेट करने में 10 मिनट सरफ हुए। ज्यूरिच सोच के जरिए सोनिया के मुतल्लिक शुबहात जाहिर करने लगा। मैं बिल्कुल खामोश था। अगर ज्यूरिच के दिमाग में ज़रा भी गड़बड़ करता तो कंप्यूटर के स्क्रीन पर लहरें नक्श हो जाती। ज्यूरिच के जवाब में मास्क मैन ने कहा, यह मशीन बहुत हसास है। सोच की हल्की सी लहर को भी स्क्रीन के ग्राफ पर नक्श कर लेती है। अब मुझे यकीन हो गया कि सोनिया तुम्हारे दिमाग में मौजूद नहीं है, लेकिन आइंदा तुम ऐसी हमाकत ना करना, यानी सोनिया को गाफिल समझकर उसके खिलाफ कोई बात ना कहना, वरना यह बेहतरीन मोहरा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जनाब, वो जो बर्तरी हासिल कर रही है, तो क्या ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है? जवाब मिला, नहीं। शतरंज का एक मामूली मोहरा आगे बढ़कर दुश्मन के शह को मात देता है, तो ये हमारे फ़ायदे की बात है। वरना तुम ये देख चुके हो कि सोनिया भी इस लिहाज से एक मामूली औरत है कि निगोरा जैसी औरत के साथ ही उसे गफलत में नुकसान पहुंचा सकती हैं। जब सोनिया हमारे लिए मुसीबत बनेगी तो किसी न किसी दिन गफलत में हमारे हाथों मारी जाएगी। उस वक्त मैं चारों तरफ से मसरूफ़ था। एक तरफ मेयून मेरे साथ लगी हुई थी, दूसरी तरफ सोनिया की फिक्र थी कि ना जाने आइंदा वो किन हालात से गुजरेगी। मोटरबोट के सफ़र के दौरान मैंने मेयून को खामोश रहने की ताकीद की थी। मैंने सोनिया से राब्ता कायम किया। उसकी सोच से पता चला कि गाड़ी किसी जगह रुक गई है और कुछ लोग उस ताबूत को उठा रही हैं। मैंने कहा, आराम से लेटी रहो। वो ताबूत को अगर किसी कब्रिस्तान में ले आए हैं तो तुम शोर मचाना, और अगर किसी वीराने में लेकर आए हैं तो पहले वो कब्र खोदेंगे। इतनी देर में रेड पावर के आदमी वहां पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हारी तरफ से वीरा को मुखातिब कर रहा हूं। मैंने वीरा के दिमाग में उसे पुकारा, हेलो वीरा, मैं सोनिया बोल रही हूं। तुम्हारे दिमाग से किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी की आवाज़ सुन रही हूं जिसमें तुम बैठकर मेरी तरफ आ रही हो। वीरा खुश होकर बोली, मादाम, अपने दिमाग में आपकी बातें सुनकर यूं लगता है जैसे आप मुझ में समा गई हैं। अब मैं ना रही, मादाम सोनिया बन गई हूं। मैंने कहा, यह तुम्हारी बेपनाह अकीदत है। अब काम की बात सुनो। जिस गाड़ी में मेरा सफ़र जारी था वो एक जगह रुक गई है। रुकने से तकरीबन 15 मिनट पहले वो गाड़ी दाएं तरफ मुड़ गई थी, लिहाजा अपने दाएं तरफ देखते चलो, शायद मैं फिर तुमसे राब्ता कायम करूं। ये कहकर मैं फिर सोनिया के पास पहुंच गया। उसने कहा, फरहाद, मैंने एक बात महसूस की है। मेरा ताबूत उठाने वाले पुख्ता फर्श पर चल रहे थे। फिर मैंने महसूस किया कि ताबूत बरदार एक जगह रुककर अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद ताबूत सरहाने की तरफ ज़रा नीचे झुक गया और टांगों की तरफ ऊपर उठ गया। फिर मुझे ऐसे हल्के हल्के झटके लगने लगे जैसे वह संभल कर एक एक जीना नीचे उतर रहे हों। फिर एक नई उलझन। मैंने परेशान होकर कहा, वो लोग तुम्हें किसी तय खाने में ले जा रही हैं। ये तो बड़ी मुश्किल पेश आएगी। ना उनकी आवाज़ मिल रही है, ना चेहरे नजर आ रही हैं। सोनिया ने बात काट कर कहा, फरहाद होशियार,
ये ताबूत को फर्श पर रखने के बाद इसे खोल रही हैं। तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। ये कहते ही मैंने आंखें खोलकर मैं ही उनको देखा। मैं एक बार फिर उसे ताकीद करना चाहता था कि वो मेरी खामोशी में मदाखलत ना करे, लेकिन इसकी ज़रूरत पेश न आई। वो रात भर की जागी हुई थी, मेरे कंधे पर सर रखे सो रही थी। मोटर बोट तेज़ रफ्तारी से समुद्र की सतह को चीरती हुई ना जाने कहाँ जा रही थी। अगर हांगकांग के साहिल पर पहुंचना होता तो इतनी देर ना होती। चूंकि हमारे पास पासपोर्ट नहीं थे, इसलिए ड्राइवर हमें ब्लैक पोर्ट की तरफ ले जा रहा था। मैं चंद सेकंड में ही सोनिया के पास लौट आया। ताबूत का ऊपरी हिस्सा खुल चुका था। सोनिया को 4 मुसल्लह अफराद नजर आ रहे थे। वो सोच रही थी, फरहाद कहाँ चला गया? अभी वादा किया था कि मौजूद रहूंगा, मगर ये साहब जरा सी छूट मिलते ही दूसरी तरफ चले जाती हैं। मैं खूब समझती हूँ, वहाँ किसी खूबसूरत छोकरी को फांस रखा है। थोड़ी देर मुझे तसल्ली दी जाती है, फिर थोड़ी देर उस छोकरी को दिलासा देकर ये हजरात वापस आ जाती हैं। मैंने सोनिया से कहा, तुम अपनी सिचुएशन पर नजर रखो, मेरे मुतल्लिक बाद में सोच लेना। चलो उन्हें मुखातिब करो। वो ताबूत से उठकर बैठती हुई बोली, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो खड़ी हो गई, फिर ताबूत से बाहर आने लगी। उस वक्त वो 4 रिवॉल्वरों की जद में थी। एक फाइटर की हैसियत से अपनी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर सकती थी। वो चारों मोहतात अंदाज में पीछे हटते हुए जीने की तरफ जा रहे थे। सोनिया ने कहा, इस तहखाने को बंद करने से पहले प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ कि यहाँ मुझसे चाहते क्या हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो जीने पर पहुंच गए। जीना इतना तंग था कि बैक वक्त 2 आदमी उस पर से गुजर सकते थे। सोनिया ने कोई चारा ना देखकर ड्रामाबाजी शुरू कर दी। ताबूत का ढक्कन जो अलहदा रखा हुआ था, उस पर वो अपना सर पटक कर कहने लगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। जीने पर चढ़ने वाले पिछले 2 आदमी रुक गए। उसी वक्त सोनिया ने बड़ी फुर्ती से ताबूत के ढक्कन को पूरी कुव्वत से उठाकर उन पर उछाल दिया। वो दोनों उसकी जद में आकर गिरे। रिवॉल्वर उनके हाथों से छूटकर फर्श पर आ गई। जब तक वो संभल कर उठते, उस वक्त तक सोनिया उनके रिवॉल्वरों पर काबिज हो चुकी होती। लेकिन एक बात हैरत अंगेज थी, बाकी 2 मुसल्लह अफराद ने सोनिया पर फायरिंग नहीं की। वो आराम से जीने पर बैठकर तमाशा देखने लगे। सोनिया ने दोनों रिवॉल्वरों का रुख उनकी जानिब करते हुए कहा, एक साथ फायरिंग होगी, तुम मुझे मारो, मैं तुम्हें मारूंगी। उन्होंने अपने अपने रिवॉल्वर की नाल झुका ली। ये गूंगा जवाब था कि वो सोनिया पर फायर करना नहीं चाहते। सोनिया ने कहा, तो फिर मुझे जाने का रास्ता दो। वो इनकार में सर हिलाने लगे। मैंने कहा, सोनिया वो इतने अहमक नहीं हो सकते कि तुम्हारे हाथों में रिवॉल्वर हों और वो अपनी जान देने के लिए तुम्हारे निशाने पर बैठे रहें। ज़रा रिवॉल्वरों को चेक करो। वो चेक करने लगी। रिवॉल्वरों के चैम्बर खाली थे। वो चारों मुस्कुराने लगे। उनमें से 2 आदमियों ने अपने रिवॉल्वर उसकी तरफ उछाल दिए। सोनिया ने गुस्से से एक रिवॉल्वर खींच कर मारा। एक ने उसे बड़ी महारत से कैच कर लिया। अजीब मस्करे थे, गुस्सा दिलाने वाली हरकतें कर रहे थे। सोनिया ऐसे हालात में अपने दिमाग को ठंडा रखती थी। उस वक्त बज़ाहिर गुस्सा दिखाती हुई उन्हें तहखाने में रोक के रखने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने कहा, मुझे प्यास लग रही है। एक शख्स पानी लाने के लिए कूलर की तरफ जाने लगा। सोनिया ने उनसे फिर पूछा, क्या तुम लोग मास्टरों की तंजीम से ताल्लुक़ रखते हो? वो लोग एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सोनिया मुझसे बोली, फरहाद, मैं यही समझती हूँ कि सुपर मास्टर के हुक्म पर मुझे यहाँ लाया गया है। हाँ, हालात यही बता रही हैं। टेलीपैथी से खाइफ होकर वो गूंगे बन गए हैं। सुपर मास्टर के मातहत अब तुम्हारे सामने जुबान नहीं खोलेंगे। अच्छा, मैं अभी उन्हें बोलने पर मजबूर करती हूँ। मैं सोनिया की सोच पढ़कर समझ गया था कि उसने पानी क्यों मंगवाया है। वो अपने सर की तरफ हाथ ले जाकर एक हेयर क्लिप निकाल चुकी थी। जैसे ही वो शख्स गिलास में पानी लेकर करीब आया, सोनिया ने बड़ी बेदर्दी से उसकी पसलियों के दरमियान वो पिन चबो दी। अचानक तकलीफ पहुंचे तो लोग अपने अपने मिजाज के मुताबिक कुछ इस तरह चिल्लाते हैं, अरे बाप रे, मारी माँ, ओ माय गॉड, वगैरह वगैरह। वो पानी लाने वाला भी चीखने लगा, अड़ा बड़म गड़म। सोनिया ने मुझसे पूछा, फरहाद, कुछ समझ में आया? मैंने कहा, आज पहली बार तुम्हारे मैके वालों की बोली सुनी है। मेरे साले को चुप कराओ, वरना मैं ख्याल ख्वानी भूल जाऊंगा। इतने में वो खुद ही चुप हो गया। दूसरे ने आगे बढ़कर सोनिया से इशारे में इल्तिजा की कि वो हेयर क्लिप अपने बालों में लगा ले। वो लोग नहीं बोल सकेंगे। सोनिया ने पूछा, क्यों नहीं बोल सकेंगे? उसने और करीब आकर अपना मुंह खोल दिया। तब सोनिया ने देखा उसकी आधी जुबान कटी हुई थी। उसके बाद बाकी तीनों ने भी अपने अपने मुंह खोल दिए। वो एक एक के करीब जाकर देखने लगी। सबकी जुबानें कटी हुई थीं। ना जाने किसने उन पर मुजालिम ढाए थे, उनसे उनकी जुबानें छीन ली थीं। अब वो अपनी माँ को माँ और बहन को बहन कहकर नहीं पुकार सकते थे। सोनिया का दिल भर आया। वो उसके पास गई जिसे पिन चुप होया था। फिर बड़ी मोहब्बत से उसकी पसलियों को सहलाने लगी। अचानक ही उस बेजुबान की आंखों में आंसू आ गए। शायद बड़ी मुद्दत के बाद माँ, बहन, बेटिया महबूबा का प्यार भरा लम्स मिला था। दूसरे बेजुबान ने फर्श पर घुटने टेक कर सोनिया के हाथ को थाम लिया, फिर उसे चूमकर अपने चेहरे से लगा लिया। वो दोनों जो जीने पर रास्ता रोके बैठे थे, वो भी दौड़ते हुए सोनिया के करीब आ गए और उसे प्यार की मोहताजी से देखने लगे। देखते ही देखते वहाँ की सिचुएशन बदल गई। वहाँ अब अनजाने दुश्मनों का खौफ नहीं था, ऐसे अजनबियों का प्यार था जो अपने बन रहे थे। सोनिया बारी बारी उनके पास जा रही थी, एक एक के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर
उनकी पेशानियों को चूम रही थी। एक बेजुबान सोनिया का हाथ थामकर एक मेज के पास ले गया। वो तीनों भी साथ आए। उन्होंने सोनिया को एक कुर्सी पर बिठाया, फिर एक गूंगा एक कागज पर कुछ लिखने लगा। सोनिया मेज पर झुककर पढ़ने लगी। वो टूटी फूटी अंग्रेजी में लिख रहा था। सिस्टर सोनिया, हम अंग्रेजी नहीं जानते। अगर तुम रोमानिया की जुबान जानती हो तो बताओ, हम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं। सोनिया ने नफी में सर हिलाकर कहा, मैं यहाँ की जुबान नहीं जानती। क्या तुम्हारे साथ कोई जुबान वाला नहीं है? उसने कहा, हमारा एक लीडर है, वो रात के वक्त यहाँ आएगा, प्लीज तुम यहाँ उसका इंतजार करो। सोनिया ने कहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, बाहर चलो। वो फिर सोच सोच कर लिखने लगा, बाहर खतरा है। रेड पावर के कुत्ते जब तलाश करके चले जाएंगे तो फिर हम तुम्हारे हुक्म पर सर झुकाएंगे। यकीन करो तुम यहाँ कैद नहीं की गई हो। सोनिया ने पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक मास्टरों की तंजीम से है? उसने फिर तहरीर के जरिए यकीन दिलाया कि मास्टरों की तंजीम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मैंने सोनिया को मुखातिब किया, सोनिया फिलहाल तुम खतरात से दूर हो और ये लोग काबिल एतमाद हैं। रात होने तक तुम्हें उस तय खाने में आराम करना चाहिए। वो बोली, ये लोग रेड पावर को कुत्तों की तंजीम कह रही हैं, सुपर मास्टर से इनका कोई ताल्लुक नहीं। फिर ये लोग कौन हैं? मेरा ख्याल है कोई नया गेम शुरू होने वाला है। उन बेजुबानों के जुबान वाले लीडर का इंतजार करो। फरहाद, रेड पावर के लोग सोच में पड़ जाएंगे कि मैं उनसे दिमागी राब्ता क्यों नहीं कायम कर रही। उन्हें बाद में समझा दिया जाएगा कि दुश्मनों ने तुम्हें दोबारा बेहोश कर दिया था, इसलिए तुम इनसे राब्ता कायम ना कर सकी। बस अब तुम अपने गूंगे भाइयों से दिल बहलाओ। मैं जा रहा हूँ। जाओ, मैं खूब समझती हूँ कि मुझसे पीछा क्यों छुड़ा रहे हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने आसपास के माहौल से बेखबर होकर दिन रात तुमसे बातें करता रहूं? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? मेरे हिस्सा में जो मर्दा है वो कभी मेरी बात पर नहीं चलेगा। तुमसे दिल लगाकर पछता रही हूँ। ऐसी भी क्या दोस्ती कि एक नदी के दो किनारे बनकर रह गई हैं। बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैंने जवाब नहीं दिया। वो पुकारने लगी, फरहाद, अरे क्या तुम चले गए? बेमुरव्वत, क्या प्यार से रुखसत नहीं हो सकते? मैं चुपचाप मुस्कुराता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं जा चुका हूँ तो वो सर्द आह भर कर रह गई। मशरकी उफक के रुखसार पर सुबह की हल्की सी लाली आ गई। ड्राइवर अब मोटर बोट को सुस्त रफ्तारी से चला रहा था क्योंकि साहिल करीब आ गया था। मैंने पूछा, तुम हमें कहाँ ले आए हो? उसने जवाब दिया, ये हांगकांग का मशहूर जजीरा कोलोन है। हमारी गुफ्तगू की आवाज़ पर मे यून बेदार हो गई। उसने पूछा, क्या हम साहिल पर पहुंच गए हैं? हाँ, ड्राइवर ने कहा। तुम दोनों इसी मोटर बोट में रहना। मैं यहाँ एक ऑफिसर को रिश्वत देकर आऊँगा, तभी तुम लोगों को उतरने की इजाज़त मिलेगी। मोटर बोट एक फेरी से लगकर ठहर गई। फेरी पर से किसी ने चीनी जुबान में कुछ पूछा। ड्राइवर ने उसे जवाब दिया। थोड़ी देर बाद उसे फेरी पर चढ़ने की इजाज़त मिल गई। उसके जाने के बाद मैंने मेयून से पूछा, यहाँ से तुम्हारी कश्ती कितनी दूर है? हांगकांग के साहिल पर यहाँ से मशरिक की तरफ जाना होगा। वो मेरा हाथ थाम कर बोली, फरीद, क्या तुम मेरे घर वालों के पास मुझे छोड़कर चले जाओगे? नहीं, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ूंगा तो सारा तुम्हें तलाश करती हुई तुम्हारे बाबा की कश्ती तक पहुँच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि अब तुम उन लोगों से मिलो। मैं तुम्हारे सिवा किसी के पास नहीं जाना चाहती। मुझे कहीं दूर ले चलो, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ। उस वक्त मैं फरहाद के असल रूप में था। हांगकांग पहुंचने से पहले अपने चेहरे में तब्दीली लाना चाहता था, लेकिन जहाज में समुद्री उकाब की मुखालफत ने मुझे मेकअप करने का मौका नहीं दिया। अब पहली फुर्सत में फरहाद के इस जाने पहचाने चेहरे को छुपाना जरूरी था। मैंने कहा, अभी कहीं दूर भागने का मौका नहीं है। सारा और जहाज के दूसरे लोगों से छुपने के लिए हमें भेस बदलना होगा। उसने हैरानी से पूछा, कैसे? क्या तुम मेकअप करना जानते हो? हाँ, मैं अपना और तुम्हारा चेहरा बदल सकता हूँ। वो खुश होकर मेरे सीने से लग गई। हाय फरहाद, फिर तो हम एडवेंचर वाली जिंदगी गुजारेंगे। दोस्त और दुश्मन हमें पहचान नहीं सकेंगे। मैं आईना में खुद को देखूंगी तो मैं यूं नजर नहीं आएगी। कैसा अजीब सा लगेगा। ऐसा तभी होगा जब हमें कहीं छुपकर मेकअप करने का मौका मिलेगा। हम कहाँ छुप सकते हैं? वो सोचने लगी। फिर उसने पूछा, क्या बाबा की कश्ती में ये काम नहीं हो सकता? हो सकता है। तुम्हारे बाप और भाई बहन को भी एतमाद में लिया जा सकता है, लेकिन वहाँ चंद ही घंटों में सारा पहुँच जाएगी। तुम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, यहाँ के लोगों को जानती हो। अगर कोई तुम्हारी राजदार सहेली हो तो उसकी हाँ ये काम बन जाएगा। वो सोचने लगी। सहेलियाँ तो बहुत हैं, मगर मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे तो सारा से भी डर लगता था कि कहीं वो मेरे फरीद को मुझसे ना छीन ले। इसीलिए तो मैं सारा से दूर आ गई हूँ। अब मैं फरीद को किसी औरत के करीब नहीं ले जाऊंगी। मैं यूं जैसी भोली भाली लड़की अब एक तजुर्बाकार औरत की तरह सोच रही थी। ये बात समझ में आ गई कि ये मुझे अपने किसी सहेली के यहाँ नहीं ले जाएगी, और मुझे किसी के यहाँ जाने का शौक भी नहीं था। उसके सोचने के दौरान ड्राइवर वापस आ गया। उसने कहा, काम हो गया, अब आ जाओ। मैंने कहा, हमें यहाँ की करेंसी चाहिए। सीट के नीचे 10,000 पाउंड हैं, जितनी रकम चाहो ले लो। स्केपर ने कहा था कि मेयून को किसी बात की परेशानी ना हो। वो जहाज़ और ये मोटर बोट सब मेयून के लिए वक्फ है। मैंने सीट को उठाया। उसके नीचे नोटों की गड्डियाँ रखी हुई थीं। जितनी गड्डियाँ मेरी जेबों में आ सकती थी मैंने ढूंढ ली।
फिर मेयून के साथ फेरी में आ गया। ड्राइवर ने एक ऑफिसर से हमारा तारुफ कराया। ऑफिसर ने मेयून से उसकी ज़ुबान में कुछ बातें की। फिर हम उसके साथ बर्थ पर आए। उसने हमें पोर्ट के अहाता से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। मैंने मेयून से पूछा, ये ऑफिसर क्या कह रहा था? हम स्केपर से ये कहकर आए हैं कि थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। ड्राइवर ने ऑफिसर को यही बात बताई। ऑफिसर मुझसे कह रहा था कि हम 2 घंटे में वापस आ जाएं। मैंने 3 घंटे की इजाज़त मांग ली है। वो ड्राइवर फेरी में हमारी वापसी का इंतज़ार करता रहेगा। बड़ी मुश्किल है। 3 घंटे में मेकअप का सामान हासिल करना और फिर मेकअप करना नामुमकिन है। कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी तो हम पकड़े जाएंगे। अब मैं तुमसे छुपाना नहीं चाहता। दरअसल सारा मुझसे शादी करने की जिद कर रही है। वो चौंक गई क्योंकि मैंने उसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। उसने कहा, तुम ना कहते तब भी मैं सारा की नज़रों को समझ चुकी थी। मैं किसी कीमत पर उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं दूंगी। अब वो मजबूर होकर अपनी एक सहेली के मुतल्लिक सोचने लगी कि मुझे किस सहेली के घर में छुपा सकती है। मैंने यूं ही पलटकर बर्थ की जानिब देखा। मोटरबोट का ड्राइवर एक टैक्सी ड्राइवर से बातें कर रहा था। मैंने फ़ौरन उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई। वो कैब ड्राइवर को 50 पाउंड देकर कह रहा था, वो जहां भी कैब से उतरें तुम ऑफिसर के फ़ोन नंबर पर मुझे वो जगह बता देना, जल्दी बताओ। वो कैब ड्राइव करते हुए हमारी तरफ आने लगा। मैंने मेयून से कहा, किसी भी कैब ड्राइवर को ऐसे होटल का पता बताओ जहां 2 दरवाजे हों। हम अगले दरवाजे से होटल में दाखिल होंगे और पिछले दरवाजे से बाहर चले जाएंगे। फरीद, तुम इतना मोहतात क्यों हो? इतने में कैब हमारे सामने आकर रुक गई। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं जो कहता हूँ वो करो। कैब में बैठकर सिर्फ इश्क और मोहब्बत की बातें करना। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। वहाँ बैठने के बाद मेयून ने अपनी ज़ुबान में ड्राइवर से कुछ कहा। फिर मुझसे बोली, हम शाथिम रोड पर चेक अमेरिकन बार में जा रही हैं। वहाँ तुम्हें अपनी पसंद की शराब मिल जाएगी। कैब तेज़ी से आगे बढ़ गई। मैंने एक अय्याश से शराबी का रोल अदा किया। मेयून को खींच कर बोला, तुम्हारी कुर्बत में शराब पानी हो जाती है। हमारे देश में जगह जगह चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं। लोग चाइनीज़ डिशें बहुत पसंद करती हैं। कैब के बाहर रात की तारीकी छट रही थी। हांगकांग जाग रहा था। समुंदर से चलने वाली नमकीन हवाएं हमारे प्यार को नमकीन बना रही थी। मैंने कहा, मेयून, तुम अपने नाम की तरह हसीन हो। अगर मैं तुम्हारे चीन में पैदा होता तो बचपन ही से तुम्हारी पूजा करता। उसके शुगुफ्ता चेहरे पर पागल जज्बों और मुसरतों का हजूम था। मैंने उसके कान में आहिस्तगी से कहा, यह कैब है, घर नहीं है। ऐसी सूरत में वो कोई ना कोई घर ज़रूर तलाश करती। लिहाजा फिर संजीदगी से सोचने लगी कि हमें छुपने की जगह कहाँ मिल सकती है। उसके दिमाग में बहुत सी सहेलियाँ और रिश्तेदार आ रहे थे। मैंने उसकी सोच में कहा, हांगकांग में बेशुमार अय्याशी के अड्डे हैं। ऐसी ही किसी जगह एक कमरा हासिल हो सकता है। उसकी सोच ने कहा, नहीं, मैं फरीद को ऐसी जगह नहीं ले जाऊंगी। जब एक कमरा ही हासिल करना है तो यहाँ किसी होटल में भी कमरा मिल सकता है। कोलून के होटलों की यह खास बात है कि यहाँ रोमानी जोड़ों के राज को राज रखा जाता है। कैब चेक अमेरिकन बार के सामने आकर रुक गई। मैंने ड्राइवर को 2 पाउंड अदा किए। फिर मैं उनके साथ बार का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सुबह के वक्त वहाँ बराए नाम गाहक थे, यानी ऐसे आदि पीने वाले थे जो शराब से कुल्ली करते और मुंह धोती हैं और पहले पैक से नए दिन का आगाज़ करती हैं। काउंटर कीपर ने हमें सवालिया नज़रों से देखा। मेयू ने कहा, पहले हम टॉयलेट जाएंगे, फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। मैं उसके साथ टॉयलेट की तरफ गया। वहाँ पिछला दरवाज़ा था। उस दरवाजे से निकलते ही सिलसिलावार इमारतें नजर आईं। अब मेयून मेरी गाइड थी। वो मुझे एक तंग सी गली में ले आई। फिर वहाँ से गुजरते हुए बोली, तुम्हें यहाँ के रास्तों को पहचानना चाहिए। अब हम यहाँ से नाथन रोड पर पहुँच रही हैं। इसके बाद कहाँ पहुँचेंगे? मैंने सोच लिया है, यहाँ से हम मिसेस वॉन के पास जाएंगे। वो बूढ़ी औरत बेवा है, तन्हा रहती है। अगर हम उसे 10 पाउंड का लालच देंगे तो वो हमें अपने हाथ छुपा लेगी। हम तेज़ी से चले जा रहे थे। कैमरन रोड की ढलान पर हम बाएं तरफ एक गली में मुड़ गए। फिर वो गली शैतान की आंत की तरह टेढ़ी मेढ़ी होकर दूर तक हमें चलाती रही। वो बांस के खस्ताहाल मकानात थे। जगह जगह कूड़े के ढेर थे। गंदे पानी की निकासी का रास्ता नहीं था। वो पानी भी हमारी तरह इधर उधर भटक रहा था। आखिर हम एक बांस के मकान के पास पहुंचकर रुक गए। मेयून मुझे छोड़कर अंदर चली गई। मैंने आसपास का जायजा लिया। दूर तक सन्नाटा था। रात को मजदूरी करने वाले अभी तक सो रहे थे। ये जगह मेरे लिए साजगार थी क्योंकि अब तक मुझे किसी ने नहीं देखा था। 5 मिनट के बाद ही एक बूढ़ी औरत मेयून के साथ आई। उसने रवायती अंदाज में झुककर सलाम किया। मैं भी जवाबन झुक गया। मेयून ने कहा, इसी तरह झुके हुए अंदर चले आओ। यहाँ की छतें तुम्हारे कद से नीची होती हैं। मैं अंदर आ गया। उसने दुरुस्त कहा था। चीनी बाशिंदों के पुराने मकानात उनके छोटे कद की मुनासबत से बनाई जाती हैं। उनके सर छत से नहीं लगते, फिर भी वो सर झुकाकर चलने के आदी होती हैं। कमरे में दाखिल होने से पहले जूते भी उतारने पड़े क्योंकि ये वहाँ का दस्तूर था। मेयून बूढ़ी औरत से बातें कर रही थी। वो बोली अपनी समझ से बाहर थी। फर्श पर एक बिस्तर बिछा हुआ था। मैं उस पर आराम से लेट गया। फिर मैंने पूछा, तुम क्या बातें कर रही हो? मेयून ने कहा, यह बुढ़िया बहुत ही लालची है, 15 पाउंड मांग रही है। मैंने कहा, मेयून, ऐसे मौका पर सौदाबाजी ना करो। ये अभी हमारे बहुत काम आएगी।
ये लो, इसे 100 पाउंड दे दो। मैंने जेब से नोट निकाले। जब मे यून ने उसे कहा कि उसे 100 पाउंड दिए जा रही हैं तो बुढ़िया पर पहले तो शदीद हैरानी से सख्ता तारी हुआ, फिर वो चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। शुक्र है कि वो बेहोश नहीं हुई। ये दुनिया के मशहूर तरीन शहर की इक्तसादी बदहाली थी कि इस शहर से दुनिया जहान के लोग दौलत कमा रहे थे और वहाँ के बाशिंदे 100 पाउंड को दौलत समझकर तकदीर की मेहरबानी पर चकरा जाते थे। मैंने कागज़ कलम मंगवाया, फिर मेकअप के सामान की फहरिस्त तैयार की। दूसरे कागज़ पर अपने लिबास की पैमाइश लिखी। मे यून की ज़रूरत की चीज़ें भी लिखी गईं। मे यून उस बुढ़िया को 1000 पाउंड देकर अपनी ज़ुबान में समझाने लगी कि राजदारी लाजमी है, इस मोहल्ले में किसी को खबर ना हो कि इस घर में 2 अजनबी हैं, और वो फहरिस्त की तमाम चीज़ें खरीद कर ले आए। बुढ़िया बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वो उस मकान के बैरूनी दरवाजे पर ताला डालकर चली गई। हम दोनों कमरे में तन्हा रह गए। वो शर्माती ले जाती हुई मेरे पास आई, फिर अपना सर मेरे सीने पर रख दिया। मे यून के मायने हैं हुस्न की इंतहा, हर चीज़ की इंतहा होती है। आप बीती के भी कितने ही मोड़ अपनी इंतहा से गुजरती हैं। बयान करने वाला ऐसे खूबसूरत मोड़ से गुजरते वक्त मदहोशी के आलम में अंदाज़े बयान को भी भूल जाता है, और मैं भूल गया।